दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। आज से हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ राजेश सर रहेंगे और हम देश के बड़े मुद्दों पर जो है इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और झारखंड के भी मुद्दों पर, क्योंकि हमारे दर्शक झारखंड से जुड़े हैं और मैं जानता हूं कि झारखंड के प्रति आप लोगों का लगाव बहुत ज्यादा है। तो हम एक व्यापक और बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे जो कुछ भी हो रहा है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बात करना जरूरी है कि आखिर नरेंद्र मोदी जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, आखिर ऐसी भाषा एक प्रधानमंत्री को शोभा देती है क्या? आप घुसपैठिया से शुरू करते हैं, भैंस तक आते हैं, फिर मंगलसूत्र तक पहुंचते हैं और फिर आप देखिए कि आप मुजरा तक आ जाते हैं। एक प्रधानमंत्री जब वोट मांगने के लिए लोगों के बीच जाता है, तो क्या वो ऐसी भाषा में वोट मांगेगा? क्या आपको ये भाषा पसंद आ रही है? और ये भाषा क्या बता रही है? क्या प्रधानमंत्री ये महसूस कर रहे हैं कि वो चुनाव में कमजोर हैं? क्या उनके खिलाफ जनता की जो नाराजगी है वो सीटों में उनको नुकसान पहुंचा रही है, उनको बहुमत नहीं मिल रहा है? और विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, आप देखिए कि राहुल गांधी भी लगातार जो है मोदी मीडिया पर निशाना साध रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आज तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के नाहन में ये कह दिया कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और प्रधानमंत्री की जो मनोस्थिति है, जिसमें वो खुद को अवतारी पुरुष बताते हैं, कभी ये कहते हैं कि उनको जो है माँ गंगा ने गोद लिया है, कभी ये कहते हैं कि उनको जो है ईश्वर ने भेजा है। ये सब क्या है? क्या प्रधानमंत्री की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक है? क्या वो एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के प्रधानमंत्री बने रहने लायक हैं? इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे। राजेश सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आप अनम्यूट कर लीजिएगा। सबसे पहले सवाल तो ये कि एक प्रधानमंत्री को क्या ऐसी भाषा सुशोभित करती है जिस तरीके से वो बातें करते हैं? मुजरा, घुसपैठिया, मंगलसूत्र, भैंस, कब कुछ भी बोलते रहते हैं। जबकि 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उन्हें बात इस पर करनी चाहिए थी कि उन्होंने जो काम किए उस पर वोट मांगने चाहिए थे, लेकिन वो अपने कामों पर वोट नहीं मांग रहे। अरे इसमें प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जिस पद पर भी है, यदि भाषा के मामले में देखना है तो आप तब से देखिए जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इनकी भाषा में हमेशा आपको एक सांप्रदायिक पुट नजर आएगा। जैसे मुझे याद है, काफी पुरानी बात है, जब शायद गुजरात में ये मुख्यमंत्री थे और पहली बार चुनाव हो रहा था गुजरात में इनके नेतृत्व में। उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे जे.एम. लिंगदो, नॉर्थ ईस्ट के थे, और इन्होंने और जे.एम. लिंगदो साहब ने कुछ क्वेरी किया था या कुछ सवाल भेजे थे आचार संहिता से संबंधित। उसके बाद इन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी ने हर सभा में जे.एम. लिंगदो का पूरा नाम जेम्स माइकल लिंगदो बोलना शुरू किया कि जेम्स माइकल लिंगदो ने मुझसे प्रश्न पूछा, या जेम्स माइकल लिंगदो ने ये किया, जेम्स माइकल लिंगदो ने वैसा किया। ये जेम्स माइकल, जबकि हम लोग को भी नहीं पता था कि जे.एम. लिंगदो का पूरा नाम जेम्स माइकल लिंगदो है, हम लोग कुछ और समझ रहे थे क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के थे। तो उसके पीछे इनका मकसद ये था ध्रुवीकरण करना। ध्रुवीकरण किसका करना? तो क्योंकि जे.एम. लिंगदो एक अल्पसंख्यक समुदाय के थे, ईसाई थे, और ये दिखाना था कि भाई एक हिंदू को दूसरे धर्म का व्यक्ति परेशान कर रहा है। तो उस समय से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी भाषा या भाषा शैली, भाषण शैली इनकी जबरदस्त है। और भाषा के मामले में अगर देखा जाए तो भाषा इनकी हमेशा निचले स्तर तक जाते रही। और कल जो इन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी मुझे लग रहा है कि वो आखिरी मकाम नहीं है। शायद अभी नीचे जाने के और भी पायदान बाकी हैं और हो सकता है कि आखिरी चरण से पहले हम लोग वो भी और एक आध शब्द सुन ही लें जो कि और भी ज्यादा निचला स्तर पे जाए। और किन शब्दों का?
तो कभी मछली खा लिया तो मटन है, तो कभी मंगलसूत्र छीन लिया तो कभी भैंस छीन लेंगे तो घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। और ये इनके जो शब्द होते हैं, शब्दावली जो होती है, वो सारा का सारा टारगेटेड होता है समुदाय विशेष को। जैसे 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे ये, उस समय लोकसभा का, उस समय बिहार में इन्होंने कहा था पिंक रिवॉल्यूशन हो जाएगा अगर कांग्रेस आ गई, मतलब कि मांस के गौमांस के बारे में इनका इशारा था। तो इस तरह के बातें ये करते रहे। अब रही बात कि इस बार कुछ ज्यादा हो रहा है। इस बार ज्यादा कब से हो रहा है ये देखने की बात है कि जब पहले चरण का मतदान हो गया, उसके बाद जो मतदान का प्रतिशत जो भी रहा, कम रहा ज्यादा रहा, वो अलग मुद्दा है, वो अलग विषय है। पर उसके बाद जो इनके पास रिपोर्टें आई, उसके बाद इनको लगा कि अगर ध्रुवीकरण जबरदस्त नहीं हुआ तो शायद ये चुनाव हाथ से निकल सकता है, ऐसा इनको लगने लगा। क्योंकि ये एक आम धारणा बनी पहले चरण के बाद कि जो भाजपा के समर्थक हैं वो घरों से कम निकल रहे हैं, इस तरह की एक आम धारणा बनी। क्या सच है क्या झूठ है वो तो बाद में पता चलेगा। सारे लोग अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं, कम मतदान हुआ या ज्यादा हुआ तो अपने अपने हिसाब से अपने तरीके से वो देखते हैं। सबका अपना अपना नजरिया होता है कि हुआ क्या है, किसके समर्थक निकले नहीं निकले, वो सारा कुछ 4 जून को क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो इनकी भाषा में गिरावट आते गया चरण दर चरण, वो देखें तो बहुत ही मतलब कहा जाए कि शर्मनाक स्थिति आ चुकी है आज के स्थिति में। और जो आप कह रहे हैं कि क्या कुछ मानसिक समस्या आ गई है, तो देखिए जब 10 साल आप शासन चलाए हैं और जिस तरह से आप शासन चलाए हैं, उस तरह से शासन चलाने वाले के मन में ये भय हमेशा रहता है कि कहीं सत्ता छीन न जाए। और शायद उस भय से ये ग्रसित है जिसका असर इनकी भाषा पे पड़ रहा। कभी शहजादे बोलना और कभी कि शहजादों को जेल भेजेंगे, ये एक तरह से धमकी है। हालांकि चुनाव आयोग पता नहीं क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करता है कि भाई चुनाव जीतने के बाद यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं इसको जेल भेज दूंगा, तो ये अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीज है। ये आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं एक तरह से। तो बिल्कुल ये सब बातें एक और चीज जो है नरेंद्र मोदी में, अभी आप देखिए कि वो जब एक रैली में जो है बोल रहे थे कि आप लोगों ने राशन खाया है, राशन मिला है, राशन मिल रहा है, तो आपने वोट दिया है कि नहीं? अगर नहीं दिया है तो आपको पूर्ण मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब वो ये कह रहे हैं सीधे तौर पर। आप देखिए कि जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो हमारी धार्मिकता है, जो भारत की जनता की जो धार्मिकता है, पाप और पुण्य को लेकर के आदमी थोड़ा चिंतित रहता है, उस नजरिए से वो एक तरीके से लोगों को डरा रहे हैं कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया, जैसे वो कहते हैं ना कि आपका नमक खाया है सरदार, तो आपके नमक का कर्ज अदा करूंगा। तो ये जब प्रधानमंत्री इस लेवल पर आ जाए, तो मुझे लगता है कि ये भारत का दुर्भाग्य है कि एक प्रधानमंत्री जो है इस तरीके की बात करता है और वो जनता के बीच जाकर के वोट मांग रहा है। इस पर जो है आप क्या कहेंगे जब जनता को वो डरा रहे हैं? वो डरा रहे हैं, ये तो सही है कि भाई मुझे वोट नहीं दोगे तो क्योंकि मैंने तुम्हें खाना खिलाया तो तुम पाप के भागी बनोगे, ये तो है। पर आप ये देखें कि कहा जाता है राजनीति में कि यदि कोई हुक्मरान अपनी असफलताओं का भी उत्सव मना ले या अपनी असफलताओं को ही महिमा मंडित कर दे, तो उससे जबरदस्त कोई हुक्मरान नहीं होता है। और मेरा ये मानना है कि यदि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है इस देश में, तो ये 2047 क्या शायद 2147 में भी विकसित नहीं हो पाएगा। विकसित कैटेगरी में हम लोग इसको नहीं ला पाएंगे। और ये एक तरह से फेल्योर है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कोई है कि स्कूल के बच्चों को फीस नहीं भर पा रहा है,
मुफ्त गैस सिलेंडर मिला था उज्ज्वला योजना के तहत। गैस सिलेंडर, आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि गैस सिलेंडर का रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं। और उस स्थिति में यदि आप ये बता रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूं इसलिए तुम मुझे वोट दो, नहीं तो पाप के भागी बनोगे, ये अपनी असफलता को किस तरह से मोल्ड किया जाता है ये उनसे जबरदस्त कोई नहीं जानता है। कोरोना काल में अगर देखा जाए तो कभी घंटी बजवा दिया गया, कभी फूल बरसा दिया गया, कभी थाली बजा दिया गया, कभी कैंडल जला दिया गया, कभी मोबाइल की लाइट जलाने बोला गया, कभी बोला गया घर की बत्ती ऑफ कर दो। ये सब था क्या? ये सब था अपनी असफलताओं से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास था, और उसमें ये माहिर है। यदि आज जैसे कहीं भी किसी भी भाजपाई से आप पूछिए, जैसे जब G20 हो रहा था हम लोगों के देश में, जो कि एक रोटेशनल प्रोसेस है, वो हर साल बदलते रहता है वेन्यू। इस बार भारत हुआ, अगले बार कहीं और होगा, उसके अगली बार कहीं और होगा, पिछली बार कहीं और हुआ है, हर साल दर साल बदलता है। G20 का जबरदस्त महिमा मंडन हुआ था, लेकिन कोई भी भाजपा नेता या भाजपा कार्यकर्ता ये बताने को तैयार नहीं है कि G20 से हमारे देश को क्या मिला, उसमें ऐसे कौन से समझौते हमारे देश ने किया जिससे कि हमारे देश को फायदा होगा। और यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% भाजपा कार्यकर्ताओं को अगर पूछ दीजिए कि G20 में कौन कौन से देश है तो नाम नहीं ले पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन इतना ज्यादा महिमा मंडन हुआ उसका कि लगा कि G20 करके पता नहीं मतलब हमारा देश विकसित हो गया या क्या हो गया, पता नहीं उसमें। तो ये है कि छोटी चीजों को बड़ा बना के बताना, अपनी असफलताओं को महिमा मंडित करके लोगों के सामने पेश करना, इसमें वो माहिर है। और जब इस तरह की बातें होती है, और अभी क्या है इस चुनाव में, अब क्या है कि चाहे जो भी हो, मीडिया साथ हो या ना हो, इंडिया गठबंधन जिस तरह से एक एक मुद्दे पर अटैकिंग मोड में है, और क्योंकि गठबंधन उनका बड़ा है और हर राज्य के नेता है, इसके कारण वो हर राज्य में मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो रहा है बिना मीडिया के सहायता के। दूसरी बात, आज जो सोशल मीडिया जो कि बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल किया था नरेंद्र मोदी की पार्टी ने 2014 में सत्ता में आने के लिए, आज वो सोशल मीडिया पूरी तरह से झुका हुआ दिखता है इंडिया गठबंधन की तरफ। और सोशल मीडिया का दरअसल काम यही है कि भाई सच को रखो सामने, और हर बात का जो सच है वो सामने आ जाता है। कभी वो अपने आप को परमात्मा बोल रहे हैं तो उसके इतने मीम बन जाते हैं कि एक एक घर में पहुंच जाता है। कभी वो बोलते हैं कि भाई मैं जैविक संतान नहीं हूं, मुझे लगता है कि मुझे सीधे परमात्मा ने भेजा है, उसका मजाक उड़ने लगता है। तो इनके जो भी हथियार, पहले इमोशनल कार्ड जो ये खेलते थे, कभी रो दिए या कभी कुछ अपनी माँ के बारे में बात करने लग गए, इस तरह की बातें जो होती थी वो इस बार चल नहीं रहा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये देखे ना कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा की गई, 22 जनवरी को राम मंदिर, वो इन्होंने किया था तुरुप का पत्ता समझ के किया था, क्योंकि अधूरा मंदिर था, उस मंदिर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, काम चल रहा है। उस स्थिति में ये जो इन लोगों ने सोचा था, वो सोच इनका बुरी तरह से फेल हो गया है। यहाँ तक कि फैजाबाद सीट, जहां अयोध्या पड़ता है, अयोध्या शहर इस फैजाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, वहां पर हालत यह है कि इंडिया गठबंधन ने एक दलित उम्मीदवार को खड़ा किया हुआ, और वहां पर जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, वो बड़े बैकफुट पे और बड़ा हालत खराब है, और सुनने में आ रहा है कि अगर वो हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अयोध्या का जो जी हाँ, और वो लल्लू सिंह नाम है उनका, अयोध्या से उम्मीदवार है भाजपा के, और उन्होंने कहा था कि 400 सीटें चाहिए हमें संविधान बदलने के लिए। इसी में एक सवाल ये भी जोड़ देता हूँ, हालांकि हम नरेंद्र मोदी की मानसिक स्थिति पर बात कर रहे हैं। अमित शाह ने ये कहा कि इस बार चुनाव जीतेंगे तो 1 नेशन 1 इलेक्शन और ये यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लागू करेंगे। इंडिया गठबंधन जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रहा है, और इसी बिना पर वो कह रहा है कि इस बार के बाद चुनाव नहीं होगा। और आप देखिए, माइनॉरिटी जो समुदाय है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो,
या फिर कोई भी जो है माइनॉरिटी है वो यूसीसी का विरोध कर रहा है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो भाषा है, क्या वो ये मान चुके हैं कि वो चुनाव जीतेंगे और यूसीसी लागू होगा तो विरोध होगा, इसीलिए जो है पहले से ही इनको घुसपैठिया और जो है पता नहीं क्या क्या इनको बोलते चलो और माहौल बनाते चलो। क्या जो आशंका मैं जता रहा हूँ इसको आप देख पा रहे हैं? नहीं, मैं मानता हूं नंदलाल जी कि आपका आशंका सही है, लेकिन अभी जो भाषा की गिरावट है वो इतने दूर का सोचकर नहीं। अभी की जो भाषा की गिरावट है वो सिर्फ 4 तारीख को जीतने तक है, और इसके लिए किसी भी स्तर तक भाषा जा सकती है। चाहे घुसपैठिया बोल दो, चाहे गौमांस खाने वाला बोल दो, चाहे गौ हत्यारा बोल दो, कुछ भी बोल। ये 4 तारीख की तैयारी कि 4 तारीख को किसी तरह से ईवीएम से हमारी सरकार निकल आए। बाद में जो होगा यूसीसी, तो अगर आज आप किसी भाजपा के वरिष्ठ नेता से पूछ दें कि भाई यूसीसी में क्या होगा, तो बोला कुछ नहीं, अभी तो फॉर्मेट ही तैयार नहीं। और ये यकीन मानिए कि यूसीसी से नॉर्थ ईस्ट हो, गोवा हो या देश के अन्य हिस्से हो, ज्यादातर वो समुदाय पर असर पड़ेगा जो जिसको हिंदू अम्ब्रेला में लिया गया। जैसे आदिवासी को ये लोग हिंदू मानते हैं। अब कहना है कि भाई आदिवासी अलग रहेगा, आदिवासी को यूसीसी में हम लोग नहीं डालेंगे, तो फिर यूसीसी कैसा? जब आदिवासी अलग होगा या ईसाई अलग होंगे, नॉर्थ ईस्ट अलग होगा, दलित अलग होगा, तो फिर यूसीसी किसके लिए? और यूसीसी में क्या होगा? तो अभी मुझे लग रहा है कि इनकी तैयारी, इनकी भाषा की गिरावट सिर्फ 4 तारीख तक है, और मानसिक स्थिति की जो बात है, अंदर से तो ये हिले हुए हैं। जिस तरह के रिपोर्ट कल्पना सोरेन का शायद ये बयान था, और शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन किसी नेता ने ये कहा था कि अगर यूसीसी जैसा कानून अगर लागू हुआ तो झारखंड जो है मणिपुर हो जाएगा। ये किसी मामले में जो है ऐसा बयान आया था। और जो आप हम बात कह रहे हैं कि गैर जो जिनको हिंदू अम्ब्रेला में लिया गया है, तो आदिवासी तो सरना कोड मांग रहे हैं जी। और जो आप जानते ही हैं कि 2024 के चुनाव में सरना कोड झारखंड में एक बड़ा मुद्दा है। और सिर्फ ये आदिवासियों के लिए सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट और आप आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, तमाम राज्यों में। मैं ये उसी सवाल पर आता हूं नरेंद्र मोदी पर कि एक शासक, मतलब एक शासक जो है जिस जनता को रूल करता है, मतलब उसी के खिलाफ हो जाए, उसी के खिलाफ फैसले ले। शुरू में तो नरेंद्र मोदी ने इसको ये जाहिर किया कि घर में शादी है, पैसे नहीं है बैंक अकाउंट में, और लोगों ने इसको जो है मजे मजे में लिया। लेकिन अब तो बहुत कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि ये आदमी किस मानसिकता का है, हमारा प्रधानमंत्री बनने लायक है भी या नहीं है। क्योंकि अगर आप ये देखिए कि जैसे ही आप ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो विपक्ष की बात सही साबित हो जाती है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए पूरा संविधान बदलना पड़ेगा। और दूसरी बात की जब आप विदेश जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र से आए हैं। लोकतंत्र वाली जो बात है वो लोकतंत्र तो फिर भारत रहेगा नहीं। क्या नरेंद्र मोदी इतना रिस्क ले सकते हैं कि पूरी दुनिया ये कह सके कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं है बल्कि तानाशाही देश है? नहीं, अगर दुनिया ये कहे भी कि ये तानाशाही देश है और सत्ता अगर नरेंद्र मोदी के हाथ में रहे, तो नरेंद्र मोदी का उसमें क्या हानि? हानि तो देश का है, हानि तो देश के संविधान का है, हानि देश के जनता का है। नरेंद्र मोदी को उसमें क्या हानि? अगर वो पूरे सत्ता शीर्ष पे बने रहते हैं और उसके बाद विदेश में या पूरे विश्व में जो भी रेपुटेशन बनता है हमारे देश का, उससे नरेंद्र मोदी को कोई हानि नहीं है। हिटलर आखिर जर्मनी में काबिज था, पूरी दुनिया उसके विरोध में थी, तो हिटलर को क्या फर्क पड़ा? वो तो राजा बना ही रहा, मुसोलिनी राजा बना ही रहा। तो ये बड़ी बात नहीं है कि विश्व क्या सोचता है उनके बारे में। आज भी विश्व में कोई बहुत अच्छा
रेपुटेशन अगर कह लें सांप्रदायिक सद्भाव के मामले में हमारे देश का नहीं है। और किसी भी मानक पे, किसी भी इंडेक्स में हम लोग कहाँ ऊपर? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले ही हम लोग नीचे हैं। सर मुझे एक वाकया याद आ रहा है जिसने भारत की जो विदेश नीति है उसको काफी प्रभावित किया, और वहां से भारत एक नई चीज पर गया। अमेरिका के साथ परमाणु समझौता जो हुआ था, और फिर आपने परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो जो पंडित नेहरू के जमाने से ये चला आ रहा है कि भारत बुद्ध और गांधी का देश। बुद्ध सिर्फ भारत के नहीं है, ये आप देखिए कि जो है चाइना और बिम्स्टेक वाले जो देश हैं, जापान, तमाम जो है देशों में बुद्ध माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। जो है वो एक अलग फिलॉसफी है बुद्धिज्म का, तो उससे सारे देश प्रभावित। जब आप ये कहते हैं कि बुद्ध और गांधी के देश हैं और आप 70 साल से ये कह रहे हैं, तो एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करते आ रहे हैं। मनमोहन सिंह तक जो है अपने ये कहा, नरेंद्र मोदी भी जाते हैं तो यही कहते हैं बुद्ध और गांधी के देश से आया। लेकिन जब आप तानाशाही में आ जाएंगे तो फिर आपके फैसले, आपने पुलवामा किया, आपने बालाकोट किया, ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी और फिर ये आएगा कि ये आदमी उस तरीके से नहीं है जैसे भारत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा। तो जो मनमोहन सिंह ने हासिल किया अपने पूर्ववर्ती जो प्रधानमंत्री हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर, भारत के ट्रैक रिकॉर्ड पर कि हम कहीं हमला नहीं करते हैं, शांति प्रिय देश हैं, हम जो है आतंकवाद को स्पॉन्सर नहीं करते हैं। आप कनाडा और अमेरिका में जो सिखों की जो मामले हैं, जिस तरीके से आरोप लगे हैं, कनाडा ने लगाए, मुझे लगता है कि ये भारत के लिए बहुत ही नुकसानदेह बात होगी। जी हाँ, ये दरअसल कोई भी देश यदि तानाशाही की ओर बढ़ता है तो वहां की आम जनता की हानि होती है और देश का सम्मान पूरे विश्व में कम होता है। आज उत्तर कोरिया को आप देख लें, उत्तर कोरिया कहाँ खड़ा है? उत्तर कोरिया से जबरदस्त उदाहरण तो कोई है नहीं आज वर्तमान परिदृश्य में, जहां पर कि एक तानाशाह है, वो मिसाइल बनाने पे ज्यादा ध्यान देता है, भले ही लोग वहां भूखे मरे। वो परमाणु हथियार के जुगाड़ में लगा रहता है, भले ही लोग वहां पर गुर्बत की जिंदगी जी रहे हो, जहाँ की पूरे देश में मात्र 15,000 मोबाइल फोन है। तो ये हालत तो है कि जब भी कोई देश तानाशाही प्रवृत्ति दिखाता है पूरे विश्व में, तो उसके सम्मान में बड़ी हानि होती है। और खास करके भारत जैसा देश जो कि अहिंसा से जिसने आजादी लिया, जो गांधी के नाम पे, गांधी की मूर्ति शायद ही विश्व का कोई देश होगा जहां की गांधी की मूर्ति ना मिले। बुद्ध को मानने वाले तो असंख्य देश हैं, असंख्य लोग हैं, और ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं शांति से, अहिंसा से। और इन दोनों के देश में यदि कोई तानाशाही प्रवृत्ति वाला व्यक्ति आता है तो देश का सम्मान तो पहले ही नीचे चला जाएगा। और आज भी जो जितने इंडेक्स हैं, हंगर इंडेक्स हो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स हो, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स हो, किसी में भी अगर हम लोग ऊपर नहीं है तो ये एक और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ऊपर आने का प्रयास भी नहीं करते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमेशा बोला जाता है कि भाई हम लोग निचले पायदान पे हैं, और इसका मजाक उड़ाया जाता है। लोग बड़े खुश होते हैं कि ये बताते हुए, और खास करके वो लोग ज्यादा खुश होते हैं जो प्रेस से जुड़े हुए। उन्हें इस बात का मलाल नहीं है कि जो हमारा देश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं समझ रही है। और इस चुनाव को पूरा विश्व, वैसे तो भाजपा कहती है कि पाकिस्तान इस पर नजर रखा हुआ है, पर मेरा मानना है कि पाकिस्तान नजर रखा हो या ना रखा हो, पूरा विश्व, पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है विश्व में, पूरा एक जो डेमोक्रेटिक देशों का समूह है, वो सारे लोग नजर रखे हुए हैं कि होता क्या है इस चुनाव में। क्योंकि ये चुनाव फिर आगे तय करेगा कि उन देशों के साथ हमारे कूटनीतिक संबंध कैसे बने। क्योंकि इजराइल के साथ हम लोगों की हमेशा से ये नीति रही हमारे देश की कि फिलिस्तीन को हम लोग अलग देश मानते हैं, फिलिस्तीन के प्रति झुकाव रहा। अब इस सरकार का है कि पॉलिसी में चेंज नहीं हुआ है, लिखित रूप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है,
लेकिन व्यवहार इनका चेंज हो गया और ये प्रो इजराइल हो चुका है। तो इस तरह के बदलाव आ रहे हैं और अगर ये चुनाव राइट विंग के तरफ जाता है तो फिर समझिए कि ज्यादा बड़े बदलाव आएंगे और विश्व इसीलिए इस चुनाव पर नजर रखा हुआ है। जी सर मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा जियो पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन चूंकि वो तो पार्ट का हिस्सा हो गया है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं अपने दर्शकों को समझने के लिए कि मान लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी जीत भी जाते हैं तो हमें तो ये मालूम चल गया ना कि प्रधानमंत्री सोचते क्या है। एक देश का प्रधानमंत्री अपने ही 20% नागरिकों के खिलाफ बातें करने लगे तो हम कैसे मान लेंगे कि वो उसका भला चाहेगा। ये तो बहुत बड़ा संकट है ना हमारे देश के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो थोड़े सोचने समझने वाले लोग हैं, जो शांति चाहते हैं, जो भाईचारे के पैरोकार हैं। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं कि जब पूरी दुनिया इंटर स्पेस जो है, आप देखिए कि अमेरिका कहाँ की तैयारी कर रहा है, एआई के जरिए बहुत कुछ बदल जाने वाला, और हम जो है अभी अपने ही नागरिकों से लड़ने में लगे हुए हैं। एक प्रधानमंत्री उनके खिलाफ जो है वोट मांग रहा, इसको जनता कैसे बर्दाश्त करेगी, या फिर आप इसको कैसे स्वीकार करेगी। अगर मैं थोड़े से अच्छे शब्दों में कहूँ तो, अगर नरेंद्र मोदी किसी तरीके से चुनाव जीत जाते। नहीं, जनता के स्वीकार करने वाली स्थिति पैदा की जा रही है ना। आज देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को खत्म करने के लिए क्या क्या आडंबर किए जा रहे हैं, इस पर आप नजर डालें। देश के प्रधानमंत्री द्वारका जा रहे हैं, समुद्र में गोता मार रहे हैं, वहां जाकर के वो क्या स्तंभ या झंडा जो भी है वो गाड़ रहे हैं। मतलब आज किसी भी देश में, पूरे विश्व में किसी भी देश में, यहाँ तक कि इस्लामिक देशों में भी कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्राध्यक्ष इतना ज्यादा धार्मिक आडंबर नहीं कर रहा है। आप चुनाव के घोषणा होने से पहले आपने देखा कि किस तरह से दक्षिण भारत के मंदिर मंदिर घूमे। फैंसी ड्रेस का तो खैर कोई बात ही नहीं है कि वो जहां जाते हैं ड्रेस वहीं का पहनने का प्रयास करते हैं, वो एक अलग विषय है। पर जितना मंदिर हमारे प्रधानमंत्री घूमे हैं या जितने धर्म स्थलों में, उतना पूरे विश्व में किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष नहीं गया होगा। और ये एक मोल्ड करने वाला तरीका है कि जैसे कि ये जीते उसके बाद ये कुछ भी बोले तो एक है कि क्या भाई हमारा सनातन को तो सम्मान दे रहा है, हमारा सनातन आगे बढ़ रहा है। सनातन के नाम पर कुछ भी बोला जा सकता है आज, और लोग उसको लपकने के लिए तैयार हैं। आप मुस्लिम विरोध में बात करें, आप क्रिश्चियन के विरोध में बात करें, आप अभी जो आज घटना है गुजरात में, वहाँ 28 बच्चे जल के मर गए, आप देख लीजिए, उस पर कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, कहीं कोई बात नहीं। वो वहां का जो विधायक है वो हंस रहा है वहां पर खड़ा होकर के, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। पुल वहां गिरा था मोरबी में चुनाव के दौरान, आज तक क्या हुआ उस पुल पे, जो जहाँ की कितने लोग मारे गए, कुछ उस पुल के बनाने वाले पर कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। तो मूल मुद्दों को दबा करके धार्मिक मुद्दों को बढ़ाया जा रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका समाप्त किया जा रहा है। आज जो है कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का यदि इसरो विजिट करने के बजाय बोले कि हम अयोध्या जाना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट कितने निचले स्तर पर हम लोग का जा चुका है। और ये तानाशाही के लिए ये सब जरूरी है कि आपके सोचने की शक्ति कुंद हो जाए। जो व्यक्ति साइंटिफिक तरीके से सोच रहा है उसको मजाक का पात्र बना दिया जाए। यदि आप बोल रहे हैं कि भाई, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा धर्मस्थल गए हैं हमारे प्रधानमंत्री, और कमेंट में हम लोगों को हो सकता है कि बड़ी जबरदस्त गालियां पड़े कि भाई सनातन से तुम्हें क्या दिक्कत है, सनातन, तुम सनातन विरोधी हो, तुम सनातन का विरोध कर रहे हो, ये सब बातें आने लगे। तो ये एक तरीका है, और इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं ना। हालांकि हमारे देश में अभी तक
मेजॉरिटी पोलराइजेशन नहीं हो पाया है। हिंदू का पूरी तरह से पोलराइजेशन नहीं हो पाया है और शायद इसीलिए अभी तक डेमोक्रेसी बचा हुआ है। जिस दिन पूरी तरह से बहुलतावाद पर हम लोग उतर जाएंगे उस दिन डेमोक्रेसी भी समाप्त हो जाएगा और वही हालत वही हो जाएगी अफगानिस्तान वाली, क्योंकि धर्म के आधार पर जो देश चलता है या धार्मिक कानून के आधार पर, उसका हालत वही अफगानिस्तान वाला होगा, पाकिस्तान वाला होगा, इस तरह के हालात हो जाएंगे। जी एक चीज और भी है सर कि आप देखिए कि अभी आपने साउथ का जिक्र किया और मुझे याद है जौनपुर की रैली में नरेंद्र मोदी इस बात पर वोट मांग रहे थे कि साउथ में यूपी वालों को, बिहार वालों को पीटते हैं इंडिया गठबंधन के लोग। और आप ये देखिए कि जौनपुर के बगल में बनारस है और पिछले 5 साल से तमिल काशी संगमम के नाम पर जो है हर रोज कम से कम मैं मानता हूं कि 2000 लोग जो है बनारस आते थे, उनको बनारस घुमाया जाता था ताकि तमिलनाडु में वो वोटों की खेती हो सके। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूं सर कि क्या नरेंद्र मोदी की जो ये भाषा है ये चुनाव हारने के डर से बदली है या फिर ये है कि बस चुनाव जीतना है इसलिए बदली है? ये चुनाव हारने का डर और चुनाव जीतने का डेस्परेशन, ये दोनों का मिला जुला, क्योंकि कभी भी कोई सत्ता शीर्ष पर बैठा व्यक्ति यदि डरेगा तो वो लड़खड़ाने लगता है। और जो भाषा है ये डिस्परेशन बताता है कि ये केन प्रकारेण हमें अगर माफ कीजिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर हमें माँ बहन की गाली तक उतर जाना पड़े तो उतरेंगे, लेकिन चुनाव तो हम जीतना ही चाहते हैं। ये डिस्परेशन और वो इसके लिए वो भाषा की जो है मर्यादा आज मतलब कुछ रहा नहीं। अब राजनीति में मुझे लगता है भाषा की मर्यादा, नैतिकता, ये सब जो शब्द है ये सब किताबों में लिखे रह जाएंगे। ये अब जीवन चरित्र में उतारने वाले शब्द नहीं रह गए। जी बिल्कुल 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 सर। तो आज की इस डिबेट के लिए बहुत शुक्रिया सर। और जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया था कि आज से हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम देश के बड़े मुद्दों पर राजेश सर के साथ बात करेंगे। उन्हें सियासत का, इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था ताना बाना है उसे काफी समझते हैं वो, और खुल के अपनी बात रखते हैं। आप लोग लगातार सुनते रहे हैं और जिस तरीके से दर्शकों ने जो है उनकी बातों को एकदम हाथों हाथ लिया है, उनके विचारों का स्वागत किया है, तो मुझे लगा कि ये कार्यक्रम हमें करना चाहिए। आज हमने नरेंद्र मोदी की जो भाषा है, जो उनकी जो एक कह सकते हैं कि चुनाव में जिस तरीके से उनकी जो छवि है वो जनता के सामने आई है, जो इमेज एक प्रधानमंत्री के तौर पर, उस पर हमने बात की। और आगे हर रोज हम लोग इस पर बात करेंगे और राजेश सर के साथ जो है रूबरू होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आखिर में एक अपील कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें बताएं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आगे भी जो है इसको बढ़ाएं। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार। राजेश सर आपका शुक्रिया फिर से, धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।